अच्छा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल आर्थ्रोपैथीज। नाम से ज़ाहिर हैं वो आर्थ्रोपैथीज यानी जॉइंट्स के वो मसले जो कि क्रिस्टल की डिपोजिशन की वजह से होते हैं। जॉइंट के अंदर अगर क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाएं, जैसे यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाएं या कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाएं, तो उसकी वजह से भी जॉइंट के अंदर कुछ मसले मसाइल आ जाते हैं। इनको हम क्रिस्टल आर्थ्रोपैथीज कहते हैं। अब ये आपको सिर्फ ये दो आने चाहिए, ठीक है, जिसमें आपके पास गाउट आता है और सूडो गाउट आता है, ठीक है। ये एंडोजीनियस मसले हैं, यानी यूरिक एसिड अगर आपके जॉइंट के अंदर डिपॉजिट हो जाए तो वो यूरिक एसिड आपके जिस्म के अंदर ही कोई मसला होता है। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट आपके जिस्म के अंदर ही कोई मसला होता है। कैल्शियम फास्फेट आपके जिस्म के अंदर कोई मसला नहीं। ये एंडोजीनियस मसले हैं। एक्सोजीनियस कभी पेपर में नहीं आते, कभी रियल लाइफ में नहीं आते, तो ये छोड़ो आप। क्रिस्टल आर्थ्रोपैथीज में मेन ये याद रखो कि आपके पास अगर मोनोसोडियम यूरेट, जिसको हम सिंपल अल्फाज में यूरिक एसिड कहते हैं, अगर ये जॉइंट के अंदर डिपॉजिट हो जाए तो इसकी वजह से जो क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी होगी उसका क्या नाम है? उसका नाम है गाउट। और अगर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट की डिपोजिशन की वजह से जॉइंट में कोई मसला हो जाए तो उसका जो नाम है हमें वो है सूडो गाउट। पता ये चला कि गाउट एंड सूडो गाउट ये दो मेन आपके पास क्रिस्टल आर्थ्रोपैथीज है। गाउट किस वजह से होता है? जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं। यूरिक एसिड का प्रॉपर नेम क्या है? MSU, मोनोसोडियम यूरेट। सूडो गाउट किसे कहते हैं? अगर जॉइंट्स के अंदर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाउट पे। गाउट कब होता है? जब जॉइंट्स के अंदर मोनोसोडियम यूरेट यानी कि यूरिक एसिड इसके क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाए, उसको गाउट कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि गाउट में क्या होता है? मोनोसोडियम यूरेट यानी कि यूरिक एसिड ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, क्रिस्टलाइज है। नॉर्मली ये ब्लड के अंदर मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, लेकिन अगर ब्लड के अंदर इसका लेवल बहुत ज़्यादा हो तो ये जॉइंट्स के अंदर जब यही ब्लड जाएगा तो जॉइंट के अंदर ब्लड में जो यूरिक एसिड हैं वो यूरिक एसिड वहाँ पे क्रिस्टलाइज हो जाएगा, क्रिस्टल्स की फॉर्म इख्तियार कर लेगा और वो क्रिस्टल जॉइंट के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे, फंस जाएंगे, और जिसकी वजह से वहाँ पे जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, पेन होगी वगैरह वगैरह। इसको हम गाउट कहते हैं। क्लियर हो गया? ये सिर्फ जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट नहीं होता बल्कि ये सॉफ्ट टिश्यूज़ में, जैसे ये कान, यहाँ पर भी डिपॉजिट होता है और किडनीज़ में भी डिपॉजिट होता है। किडनीज़ में अगर ये डिपॉजिट हो जाए तो किडनीज़ के अंदर इससे क्या बन जाते हैं? यूरिक एसिड स्टोन्स, ठीक है। तो ये जगह जगह पे डिपॉजिट हो जाता है। कब प्रेसिपिटेट होता है? जब इसकी मिकदार ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाए तब ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्रिस्टल फॉर्म। अगर सीरम के अंदर यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा हो, जैसे 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा हो। अब ये यूरिक एसिड हैं क्या? ये बेसिकली प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट है। प्यूरिन क्या है? आपके पास दो तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दो तरह के नाइट्रोजीनियस बेसेस हैं, प्यूरिन एंड पैरामाइडिन। प्यूरिन में आपके पास क्या आता है? एडेनिन और गुआनिन। और पैरामाइडिन में क्या आता है? साइटोसिन, अर्जिनिन तो ये हो गया ना, यूरासिल और थायमिन। साइटोसिन और ये यूरासिल और ये। हमारा पैरामाइडिन के साथ कोई काम नहीं है, हमारा मेन काम है प्यूरिन्स के साथ। प्यूरिन को अगर आप मेटाबोलाइज करो ना तो इससे बनता है यूरिक एसिड। ये प्यूरिन और पैरामाइडिन किस चीज़ के अंदर होते हैं? DNA के अंदर होते हैं। तो ये इंसान का सेल है, ये सेल का DNA है। तो इस DNA के अंदर प्यूरिन्स भी होते हैं, पैरामाइडिन भी होते हैं। तो अगर किसी बंदे का सेल मरेगा और उससे ये DNA निकलेगा और DNA टूटेगा, तो इसके DNA जब टूटेगा तो इससे प्यूरिन और पैरामाइडिन रिलीज होंगे।
तो ये जो प्यूरिन्स होंगी इसकी, ये मेटाबोलाइज होके क्या हो जाती हैं, एक एंजाइम होते हैं जिसका नाम है ज़ेंथीन ऑक्सीडेज, वो इसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो और यूरिक एसिड फिर बॉडी से किडनीज के थ्रू किक आउट हो जाता है। लेकिन अगर ये पीछे से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा हो या किडनीज इसको जल्दी जल्दी ना एक्सक्रीट कर रही हो, तो जिस्म के अंदर यूरिक एसिड का लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और ये इतना जब ज़्यादा होगा तो ये प्रेसिपिटेट होंगे क्रिस्टल्स की फॉर्म में, और ये डिपॉजिट होंगे जॉइंट्स में, सॉफ्ट टिश्यूज़ में और किडनीज में इन द फॉर्म ऑफ स्टोन। तो ये आपके पास इस तरीके से बनता है यूरिक एसिड। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है ये पाथवे, देखो जब सेल्स मरते हैं, जब सेल्स क्या होते हैं, सेल्स जब मरते हैं तो सेल्स के अंदर डीएनए होता है, वो टूटता है। जब डीएनए टूटता है तो उससे क्या रिलीज होते हैं, प्यूरिन्स और पैरामाइडिन। हाँ, इनमें ये जो प्यूरिन्स हैं वो कौन कौन से हैं, एडेनिन है और गुआनिन है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा डाइट जो आप खुराक खाते हो उसके अंदर भी ये चीज़ें होती हैं, एडेनिलाइल साइक्लिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, आइनोसोनिक एसिड, ये कन्वर्ट होती हैं इनटू एडेनिन, गुआनिन और हाइपोजेंथिन में, ठीक है। और ये एडेनिन, गुआनिन और हाइपोजेंथिन ये कन्वर्ट होते हैं इनटू जेंथिन, और जेंथिन भी कन्वर्ट होता है इनटू यूरिक एसिड। एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होता है, ज़ेंथीन ऑक्सीडेज, ये ज़ेंथीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो आप जो डाइट खा रहे हो वहाँ से भी एवेंचुअली यूरिक एसिड बन रहा है। आपके जिस्म के अंदर जो कुछ सेल्स मर रहे हैं उससे भी एवेंचुअली यूरिक एसिड बन रहा है। तो आपके जिस्म में कंटिन्यूसली यूरिक एसिड बन रहा होता है, लेकिन मुसलसल किडनी इसको क्या कर रही होती है, एक्सक्रीट कर रही होती है। जितनी प्रोडक्शन होती है उतना किडनी इसको एक्सक्रीट करता है। तो जिस्म के अंदर एक ख़ास मिकदार वजूद होती है हर बंदे के जिस्म में, कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर कोई बंदा डाइट में बहुत ज़्यादा ये डाइटरी कंटेंट ऐसा हो कि उससे बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बने, या किसी बंदे के जिस्म के अंदर सेल्स बहुत जल्दी जल्दी मर रहे हों, मिसाल के तौर पर किसी बंदे को कैंसर हो जाए, तो कैंसर सेल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी मरते हैं। या अगर किसी बंदे को कैंसर का इलाज शुरू करवाया जाए तो वो जाके क्या करते हैं, कैंसर के सेल्स को मारते हैं ना। तो जब इतने ज़्यादा सेल मरेंगे तो उनसे बहुत सारा एडेनिन, गुआनिन रिलीज होगा, बहुत सारा जेंथिन बनेगा, बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड। यही वजह है कि जो लोग कैंसर की ट्रीटमेंट पे होते हैं उनमें यूरिक एसिड के स्टोन्स के बनने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। या जो कैंसर के मरीज़ होते हैं या कैंसर के ट्रीटमेंट पे होते हैं या डाइट ऐसी ले रहे होते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा क्या हो, प्यूरिन हो, यानी एडेनिन और गुआनिन, तो इन लोगों के जिस्म में यूरिक एसिड। अब जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली यूरिक एसिड बन रहा होता है ना, लेकिन नॉर्मल बंदे में, हर बंदे में गाउट क्यों नहीं होता, यानी हर बंदे में ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल, यूरिक एसिड जो है ये क्रिस्टलाइज क्यों नहीं होता, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन हो रही होती है उतनी एक्सक्रीशन हो रही होती है। प्रॉब्लम कब होगी, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए और एक्सक्रीशन कम हो जाए, तो जिस्म के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा। जब ये ज़्यादा होगा तो ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा। अब वो बीमारियां, वो मसले जिनकी वजह से यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती हैं वो कौन सी हैं, वो या तो कंजेनिटल होंगी, कुछ मसले ऐसे हैं जो कंजेनिटल हैं जैसे इडियोपैथिक, कभी कभी बगैर किसी वजह के कुछ लोगों के जिस्म में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है। या किसी बंदे को लीश-नियान सिंड्रोम है। लीश-नियान सिंड्रोम एक बीमारी है, इन लोगों में HGPRT एंजाइम नहीं होता, और जब HGPRT एंजाइम नहीं होता तो इन लोगों के जिस्म में बहुत सारा यूरिक एसिड जो है वो बन रहा होता है, ठीक है। तो ये दो तो कंजेनिटल मसले हो गए कि यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ब्लड में इसकी मिकदार ज़्यादा होगी, तो ये प्रेसिपिटेट होकर क्रिस्टलाइज होगा और गाउट करवाएगा। ये दो मसले हो गए कंजेनिटल। कुछ मसले हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड अभी मैंने आपको बताया, अगर सेल टर्न ओवर ज़्यादा हो जाए, यानी ज़्यादा सेल बन रहे हैं, ज़्यादा मर रहे हैं, ये किस में होता है, कैंसर में, जैसे ल्यूकीमिया, जैसे लिम्फोमा, जैसे पॉलीसाइथीमिया रूबरा वेरा PRV, इसमें रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं।
पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा। सोराइसिस स्किन की एक बीमारी है, इसमें भी सेल्स का टर्न ओवर बहुत ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा सेल बन रहे हैं, ज़्यादा मर रहे हैं। तो जब ये सेल मरेंगे तो मरे हुए सेल से क्या निकलेगा? डीएनए टूटेगा, तो उससे प्यूरिन पैरामाइडिन, उसमें जो प्यूरिन है वो कन्वर्ट होंगे इनटू ज़ेंथीन ऑक्सीडेज, और फिर ज़ेंथीन से यूरिक एसिड। तो ये एक्वायर्ड मसले नंबर 1 हो गया, सेल टर्न और जिन वजह से ज़्यादा होता है। दूसरा ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ये अभी मैं आपको बता रहा था। एक बंदा है, लेट सपोज लिम्फोमा का पेशेंट है, लिम्फोमा के पेशेंट में वैसे ही सेल टर्न और ज़्यादा है, और ये बंदा ऑन रिस्क है क्या? गाउट। ऊपर से आप इस बंदे को अगर कीमोथेरेपी दे दो तो सेल अब और भी ज़्यादा मरेंगे। कैंसर सेल वैसे भी जल्दी जल्दी बन रहे हैं, जल्दी जल्दी मर रहे हैं, अगर आप इलाज शुरू करवाओ तो और भी ज़्यादा सेल्स मरेंगे। तो जो ट्यूमर है वो क्या हो जाएगा? इलाज जब शुरू करवाओगे तो वो ट्यूमर को तोड़ेगा ना। तो जब ट्यूमर टूटेगा, यानी ट्यूमर के अंदर जो सेल्स होंगे वो टूटेंगे, वो मरेंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड रिलीज होगा। ये ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है। इट इज़ द साइड इफेक्ट आफ्टर द फर्स्ट डोज ऑफ एंटी कैंसर इन कीमोथेरेपी, जिसकी वजह से हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा। अब ये देखो, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में यूरिक एसिड जब निकलेगा, ये यूरिक एसिड ब्लड में जाएगा, ब्लड लेके इसको किडनी के पास जाएगा फिल्ट्रेशन के लिए। इतना ज़्यादा यूरिक एसिड जब फिल्टर होगा तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल की दीवारों के अंदर घुस जाएगा, और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल की दीवारों को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस और एक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगी। तो एक बंदा अगर केस दे के कैंसर का पेशेंट था, आपने जैसे उसको दवाई शुरू करवाई, अगले दिन उसके रीनल फंक्शन टेस्ट डिरेंज हो गए, यूरिया और क्रिएटिनिन ज़्यादा हो गया, मतलब किडनी डैमेज हो गई, हाँ, या यूरिन आउटपुट कम हो गया। यूरिन आउटपुट तब कम होगा ना जब किडनी डैमेज हो जाए। समझ जाओ कि ये क्या हो गया है? ये ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो गया। तो ये ट्यूमर लाइसिस, तो ये जो इंक्रीज प्रोडक्शन थी, इसकी वजूहात कौन कौन सी हो गई? इडियोपैथिक, लिशनियान सिंड्रोम, सेल टर्नओवर का ज़्यादा होना, और ट्यूमर लाइसिस, ये इनमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप बचाने, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम से बचाने के लिए आप क्या करोगे पेशेंट को? साथ में ये एक तो ये है कि हाइड्रेट करोगे, ताकि ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा पानी हो, फ्लूइड हो। फ्लूइड होंगे तो ये यूरिक एसिड क्रिस्टलाइज नहीं होगा, पहली बात, और किडनी को प्रोटेक्ट करेगा, फिल्टर मवाद किडनी के थ्रू जल्दी निकलेगा। अगर ज़्यादा पानी होगा, ज़्यादा यूरिन आएगा, ज़्यादा यूरिक एसिड जो है ये बाहर निकलेगा। दूसरा क्या होगा, आपने देखा होगा कि जो कैंसर के मरीज़ होते हैं ना, उनका इलाज शुरू करने से पहले ही डॉक्टर उन्हें एक दवाई पे डालता है जिसका नाम है एलोप्यूरिनोल या फेबक्सोस्टेट। ये एलोप्यूरिनोल और फेबक्सोस्टेट क्या है? ये आके ना, यूरिक एसिड कैसे बनता था? ये ऊपर जो जेंथीन है ये कन्वर्ट होता था ना, वो कन्वर्ट होता था यूरिक एसिड में। जेंथीन ऑक्सीडेज को ये ड्रग इनहिबिट कर देंगे। एलोप्यूरिनोल और फेबक्सोस्टेट ये आते हैं और ये इस जेंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देते हैं, तो जेंथीन यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये जेंथीन किधर जाएगा? ये दोबारा यूज़ होगा प्यूरिन बनाने में। ठीक है, तो इसलिए जो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है, इससे बचाने के लिए आप पहले क्या करते हो पेशेंट को? मतलब वो तो अगर हो जाए, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो जाए, तो अब आपके पास है वो तो किडनी को डैमेज कर रहा है, तो आप पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट करोगे। आप इसके अलावा पेशेंट को एलोप्यूरिनोल या फेबक्सोस्टेट पे शुरू करवा दोगे। वो कैंसर के सेल जो मरेंगे उनसे प्यूरिन निकलेगा, उनसे जेंथीन बनेगा, लेकिन वो जेंथीन यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो मसला नहीं होगा। ठीक है, तो आप हाइड्रेशन भी करते हो, और बचाने के लिए कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो न जाए, उससे बचाने के लिए आप क्या करते हो? जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स देते हो। और अगर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो जाए, फिर आपके पास तो और कोई रास्ता नहीं है, अब आपने हाइड्रेट करना है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स देने हैं पेशेंट को, ताकि किडनी से ये वॉश आउट हो रही हो। तो ये तो इंक्रीज प्रोडक्शन वाली काजेज, टियोलॉजी में काजेज हो गई। इंक्रीज डिक्रीज एक्सक्रीशन अगर हो, जैसे किसी बंदे को सीकेडी हो,
क्रॉनिक किडनी डिजीज, वो यूरिक एसिड को सही तरीके से वाफिर मिकदार में किक आउट नहीं कर सकता, तो जिसम के अंदर डिपॉजिट होता रहता है। कुछ ड्रग्स हैं जो कि यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को इनहिबिट करती हैं। उसमें आपके पास डायूरेटिक्स, जैसे थायाजाइड डायूरेटिक्स, एक बंदा है वो थायाजाइड डायूरेटिक खा रहा है, लंबे अरसे से खा रहा है, तो थायाजाइड डायूरेटिक किडनी के पास आते हैं और उसे कहती है कि यूरिक एसिड को बाहर ना निकालो या थोड़ा निकालो, तो जिस्म के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा होगा ना। तो अगर किडनी ही फेल हो, किडनी ही कमज़ोर हो गई हो, तब भी यूरिक एसिड किक आउट नहीं होगा, एक्सक्रीशन कम होगी, बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जमा होगा। या अगर कुछ ड्रग्स हैं जैसे ये पैराजिनामाइड, ये कौन सी ड्रग है, एटीटी, एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी, टीबी की बीमारी में ये पैराजिनामाइड, तो ये भी करवा सकती हैं गाउट। थायराइड डायूरेटिक्स भी गाउट करवा सकते हैं, क्योंकि ये यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन नहीं होने देंगे, तो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जमा हो जाएगी। ठीक हो गया। ये आपके पास ये दो डिक्रीज एक्सक्रीशन वाले वो। यूजुअली होता क्या है कि जब बॉडी के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा होगी ना, तो ये है कि ये यूरिक एसिड, एक तो ये गाउटी आर्थराइटिस करवाएगी जॉइंट के अंदर अगर डिपॉजिट हो जाए। इसके अलावा क्रिस्टल फॉर्म में ये फीसेस में भी निकलती हैं, लेकिन उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और अगर ये बहुत ज़्यादा मिकदार में हाई हो ब्लड में, तो ये ब्रेन के अंदर, ब्रेन को इफेक्ट करके फिट्स करवा सकती हैं और IQ कम होगा, इंटेलिजेंस। जैसे लीशनियान सिंड्रोम है ना, ये बच्चे जब आपके पास आएंगे ये क्या होंगे, एक तो इन लोगों को रिकरेंट गाउट्स होंगी क्योंकि यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है इनके जिस्म में। दूसरा मेंटल मसले होंगे, दिमागी तौर पे ये कमज़ोर होंगे, क्योंकि यूरिक एसिड क्या करवाता है, IQ को कम करता है, इंटेलिजेंस को कम करता है, फिट्स करवाता है, झटके करवाता है। इसके अलावा इन लोगों में एक टिपिकल जो टर्म है वो है सेल्फ म्यूटिलेशन। ये बच्चे जब आपके पास लाए जाएंगे, घर वाले आपको कहेंगे कि ये अपनी उंगलियों को काटता है। आप देख रहे हो कि इसकी एक उंगली यहाँ से कटी हुई होगी, दूसरी यहाँ से कटी हुई होगी, तीसरी यहाँ से कटी होगी, ये अपने आप को काटता है। वो क्यों? हाँ, ठीक है। तो ये आपके पास ये हो गया। अब हम क्लियर हो गया ना। अब ये पैथोजेनेसिस वही सिंपल इन्होंने इतना लंबा करके लिखा हुआ है। देखो, यूरिक एसिड बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया तो ये क्रिस्टलाइज हो गया। अब ये क्रिस्टल फॉर्म में, यानी जब क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी तो यूरिक एसिड साइनावियल फ्लूइड के अंदर क्रिस्टलाइज हो जाएगा। साइनावियल फ्लूइड तो जॉइंट के अंदर होता है ना, वहाँ पे जब ये क्रिस्टलाइज होगा यानी क्रिस्टल की फॉर्म में बनेगा, तो इम्यून सिस्टम ये समझेगा कि ये तो कोई फॉरेन बॉडी है, कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है। तो इम्यून सिस्टम जो है वो इम्यून रिस्पांस देगा इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। वो जाएंगी वहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के ऊपर अटैक करने के लिए, तो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बनेंगे। वहाँ पे कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, जैसे C5A। ये जब एक्टिवेट होंगे तो ये कम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन C5A क्या करेगा, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को का लेंगे, और जब ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल को काएंगे तो लाइसिस जब न्यूट्रोफिल आते हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बस ये सारे स्टेप्स याद नहीं करने, तो हमें ये पता चला कि ये भी एक किस्म का इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई ना। तो ये आपके पास ये हो गया। इसको कहते हैं एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस, क्योंकि इन्फ्लेमेशन तो ऐसे करके शुरू होती है ना, तो ऐसे करके ये एक रात शाम को सोएगा ये बंदा ठीक होगा, सुबह उठेगा तो ये हड्डी इसकी ये उंगलियां जो हैं ये देखो ना, ये इस तरह होंगी, स्वेलिंग हो गई होगी और पेन होगी। ये देखो रेड है, पेनफुल है, वार्म है, ये सारे किस चीज़ के, और स्वेलिंग है, ये किस चीज़ के साइंस हैं, इन्फ्लेमेशन के। ठीक है, तो ये होगी, इसको कहते हैं एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस। एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस। अब ज़रूरी नहीं है
कि यूरिक एसिड अगर किसी बंदे के जिस्म में ज़्यादा हो तो उसको एक्यूट गॉटी आर्थराइटिस ही होगी। ये भी हो सकता है कि एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया हो, जैसे हमारा दोस्त है अरशद, इसका यूरिक एसिड हर टाइम हाई होता है, इसको गाउट नहीं हुआ, तो ऐसे भी हो सकता है कि एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया हो, ये क्रिस्टलाइज हो के फिर ये भी हो सकता है कि एक्यूट गॉटी आर्थराइटिस करवा ले। सही। ठीक है, इसके अलावा बार बार वाला भी हो सकता है, एक्यूट रिटर्न गॉटी आर्थराइटिस। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आर्थराइटिस ना करवाए लेकिन ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल एक टोफस की शक्ल में, बाल की शक्ल में डिपॉजिट हो जाएं, जैसे ये इसको हम कहते हैं क्रॉनिक टोफेशियस गाउट। ये देखो, ये देख रहे हो, ये टोफाई है, सही। टोफस। ठीक है, सही। तो ये इन मुख्तलिफ फॉर्म में हाइपरयूरिसीमिया की वजह से ये मुख्तलिफ वो हो सकते हैं। सही। रीनल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? जो ज़्यादा यूरिक एसिड होगा, यूरिक एसिड क्रिस्टलाइज होगा किडनी में, किडनी के अंदर अगर यूरिक एसिड क्रिस्टलाइज हो जाए तो इससे यूरिक एसिड के स्टोन्स बन जाएंगे ना, तो यूरिक एसिड के स्टोन्स बन सकते हैं। सही। ये मेन है। इसके अलावा ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, क्योंकि ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स के अंदर अगर डिपॉजिट हो जाए तो वो ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करवा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए आप सीरम यूरिक एसिड करोगे तो वो 95% केसेस में 7 से ज़्यादा होगा, सही। लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि नॉर्मल हो, नॉर्मल। सही। क्योंकि यूरिक एसिड तो प्रिसिपिटेट हो गया ना, तो ये भी हो सकता है कि एक्यूट अटैक में ब्लड के अंदर नॉर्मल हो, नॉर्मल। सही। ज़रूरी नहीं है। एक्सरे करवाओगे तो एक्सरे पे रैट बाइट अपीयरेंस होगा, बिल्कुल। ये देख रहे हो, ये सही। ये देखो ना, नॉर्मली तो ये इस तरह थी ना हड्डी, सही। लेकिन ये देखो, ये जैसे ये किसी ने, जैसे ये रैट ने बाइट कर दिया हो, सही। लकदा अच्छा कपल गोली वरना खड़ल आई था, तो हमें ये पता चला कि इसमें ये जॉइंट के अंदर क्या बन गई हैं, एरोजन्स। तो ये एक किस्म का एरोजिव आर्थराइटिस है। सही। सही, इसको मार्टल साइन भी कहते हैं, मार्टल साइन। सही है, सही। तो बहरहाल ये आपके पास होगा एक्सरे पे, रेड बाइट अपीयरेंस, एरोजिव आर्थराइटिस। सही। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अगर कहे तो क्या है, यूरिक। ज़रूरी है साइनावियल फ्लूइड की एग्जामिनेशन, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। जब आप साइनावियम, इस बंदे के जॉइंट से फ्लूइड निकालोगे, सही। उसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको क्रिस्टल नज़र आ जाएंगे, ये क्रिस्टल नीडल शेप होंगे, सही। और जब आप इनको पोलराइज लाइट के नीचे रखोगे तो नेगेटिव बिरफिरिंजेंस होंगी। सही है, सही। मैं इसको इस तरह याद करता था कि इससे आप नेगेटिव भी याद करो कि नेगेटिव बिरफिरिंजेंस, और इसी से आप नीडल शेप ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट की तरफ अगर आए तो एक्यूट अटैक के साथ अगर कोई पेशेंट आया है तो उसको तो पेन हो रही होगी ना, सही। तो आप क्या करोगे, इस इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन। सेटल करोगे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन हो रही है तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी दोगे, फर्स्ट लाइन एनसेड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जैसे इंडोमेथासिन हो गया, नेप्रोक्सिन हो गया, डिक्लोफेनेक हो गया, ब्रोफिन हो गया, ये सारे एनसेड्स है ना। अगर एनसेड्स कंट्रा इंडिकेटेड हो, फॉर एग्जांपल कौन सी बीमार में आप एनसेड्स यूज नहीं कर सकते, पेप्टिक अल्सर डिजीज, किडनी डिजीज, क्योंकि एनसेड्स जो हैं वो किडनी को भी डैमेज करते हैं। अगर किसी बंदे की ऑलरेडी किडनी डिजीज है तो आप एनसेड्स अवॉइड करते हो, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो आप अवॉइड करते हो, ठीक है। तो अगर किसी भी वजह से, या कोई बंदा एनसेड्स को एलर्जिक हो, डॉक्टर साहब मैं जब भी कोई नेप्रोक्सिन की, ब्रूफिन की गोली खाता हूँ मेरे जिस्म के ऊपर दाने आ जाते हैं, तो ये नहीं टॉलरेट कर सकता, तो ऐसी सूरतों में फिर आप क्या दोगे, कोल्चिसिन दोगे। कोल्चिसिन क्या करता है,
वो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमने पढ़ा था ना कि कीमोटैक्सिस होती हैं WBCs की, ब्लड से वाइड ब्लड वेसल से न्यूट्रोफिल निकल रहे होते हैं और वो आके जॉइंट में आ रहे होते हैं। ये जो कीमोटैक्सिस है, मूवमेंट है ऑफ द न्यूट्रोफिल, इसको ये इनहिबिट करता है। तो जब WBCs की मूवमेंट नहीं होगी तो WBCs ब्लड से निकल के जॉइंट में नहीं आ सकेंगे तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। तो ये भी एक किस्म का एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो आप या तो NSAIDs यूज़ करते हो या कोल्चिसिन यूज़ करते हो। सही है। कोल्चिसिन के साइड इफ़ेक्ट क्या है? एक तो इसका स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, दूसरा ये डायरिया करवाता है। मैंने इसको इस तरह याद किया था कि काम ये बहुत स्लो करता है लेकिन बाथरूम की तरफ आपको बहुत जल्दी भगाता है। कोल्चिसिन, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो है, असर इसका बहुत देर बाद शुरू होता है लेकिन बाथरूम की तरफ आपको जल्दी भगाती नहीं। डायरिया इसका साइड इफेक्ट है। तो ये तो हो गया एक्यूट अटैक। अगर आप लेट सपोज NSAIDs भी यूज़ नहीं कर रहे, कोल्चिसिन भी यूज़ नहीं कर रहे, तो आपके पास फिर सेकंड लाइन क्या है? इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉइड। स्टीरॉइड क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है ना। तो जिस जॉइंट के अंदर गॉटी आर्थराइटिस हुआ है उस जॉइंट के अंदर स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगा दो, यानी इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉइड इंजेक्शन। ये भी आप यूज़ कर सकते हो सेकंड लाइन। अब एक्यूट अटैक तो सेटल हो गया, पेन कंट्रोल हो गई, स्वेलिंग भी कम हो गई। अब डॉक्टर साहब मुझे दोबारा ना हो जाए ये गॉटी आर्थराइटिस, तो उसके लिए प्रोफाइलेक्सिस के लिए आप पेशेंट को क्या देते हो? एक तो ये है कि जनरल इसको एडवाइसेस करते हो, जैसे मिसाल के तौर पर प्यूरिन रिच डाइट कम करे, क्योंकि प्यूरिन से ये जेंटीन बनता था और फिर जेंटीन से यूरिक एसिड बनता था। प्यूरिन रिच डाइट क्या है? गोश्त कम खाओ, फिश कम खाओ, ठीक है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं वो हम देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि इस बंदे का यूरिक एसिड क्यों ज़्यादा है। अगर तो इसलिए ज़्यादा है कि इंक्रीज प्रोडक्शन, ये गलत लिखा हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा है। डिपेंड करता है कि यूरिक एसिड क्यों ज़्यादा था, उस हिसाब से आप मेडिकेशन दोगे। अगर यूरिक एसिड इसलिए ज़्यादा था कि यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही थी, तो आपके पास ड्रग्स कौन से हैं? एलोप्यूरिनोल और फेबक्सोस्टेट। ये जेंटीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। वो जो ऊपर हमने पढ़ा ना, जेंटीन ऑक्सीडेज जो एंजाइम था, किधर चला गया? ये जेंटीन ऑक्सीडेज एंजाइम इसको इनहिबिट कर देगा। तो ये जेंटीन से यूरिक एसिड नहीं बनेगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो किसी बंदे में यूरिक एसिड की, तो आप कौन सी दवाइयाँ देते हो? एलोप्यूरिनोल और फेबक्सोस्टेट। और अगर यूरिक एसिड इसलिए ज़्यादा है कि एक्सक्रीशन नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है, एक्सक्रीशन नहीं हो रही, ठीक है, तो आप ऐसे बंदे को यूरिकोस्यूरिक ड्रग देते हो, यानी वो ड्रग देते हो जो किडनी से यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन करवाए, जैसे प्रोबेनिसिड, जैसे सल्फिन पायराजोन। ये प्रोबेनिसिड याद रखो, नहीं प्रोबेनिसिड। मैं इसको इस तरह याद करता था कि प्रोबेनिसिड बैन यूरिक एसिड रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी। प्रोबेनिसिड बैन किसे कहते हैं? बैन करना, बंद करना। तो प्रोबेनिसिड बैन यूरिक एसिड रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनीज। तो किडनी से जब यूरिक एसिड रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो यूरिक एसिड नीचे जाएगा, एक्सक्रीट होगा। तो अगर किसी बंदे में हाइपरयूरिसीमा इसलिए था कि एक्सक्रीशन कम थी, तो आप ऐसे बंदे को ऐसे ड्रग देते हो जो एक्सक्रीशन ज़्यादा करवाए, यानी यूरिकोस्यूरिक ड्रग जैसे प्रोबेनिसिड। तो आपके पास ये 3 मेन ड्रग्स हो गई, एलोप्यूरिनोल, फेबक्सोस्टेट और प्रोबेनिसिड। ये आप एक्यूट अटैक में तो नहीं देते हो ना। एक्यूट अटैक में तो यूरिक एसिड क्रिस्टलाइज हो गया, जमा हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई, तो अब तो आपने इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करनी है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है एक्यूट अटैक के लिए ये हैं। अगर वो पूछे कि प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर दोगे, यूरिक एसिड जो एक्यूट अटैक था गॉटी आर्थराइटिस का वो सेटल हो गया, आप प्रिवेंशन के लिए, प्रोफाइलेक्सिस के लिए आप फिर ये ड्रग यूज़ करते हो, एलोप्यूरिनोल, फेबक्सोस्टेट और प्रोबेनिसिड। एक्यूट अटैक में यूज़ नहीं करते हो। नेक्स्ट हमारे पास सूडोगॉट है। इसमें जॉइंट के अंदर
कौन से? कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है? एक तो ये है कि डिजेनरेटिव हो सकता है, डिजेनरेटिव होगा तो एजड लोगों में होगा ना, 50-60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में। दूसरा एक बीमारी है हीमोक्रोमेटोसिस, जिसमें बॉडी के अंदर आयरन की डिपोजिशन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल डिपॉजिट हो सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपर पैराथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन का कम हो जाना और पैराथायराइड हार्मोन का ज़्यादा हो जाना, इनकी वजह से भी कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं इन द जॉइंट। इसमें भी जब कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल डिपॉजिट होंगे तो क्या होगा? पेनफुल रेड हार्ट टेंडर जॉइंट होगा, और यूजुअली ये नी जॉइंट में होता है। सूडो गाउट होता है नी जॉइंट में, और गाउट यूजुअली होता है फर्स्ट एमटीपी, यानी जो पाँव का जो पहला मेटाटार्सोफेलेंजल जॉइंट है, ये देखो ना, ये पाँव है ना, शो एक सरादा, तो ये फर्स्ट एमटीपी है। दा गोटा गोता चिकमंदा का ना, दा दल तकी दी, गाउट यूजुअली दल तकी दी। ठीक है, ये देखिए गाउट जो है यूजुअली ये फर्स्ट एमटीपी जो है, मेटाटार्सोफेलेंजल जॉइंट, मेटाटार्सोफेलेंजल जॉइंट जो पहला मेटाटार्सोफेलेंजल जॉइंट है, गाउट इसमें होता है। और सूडो गाउट कहाँ होता है? यूजुअली नी जॉइंट में। सूडो गाउट यूजुअली नी जॉइंट में होता है, और जो गाउट है ये कहाँ पे होता है? फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजल जॉइंट यानी एमटीपी जॉइंट। तो एक्यूट पेनफुल रेड हार्ट टेंडर नी जॉइंट होगा। यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? साइनावियल फ्लूइड एग्जामिनेशन। देखो जब कभी भी चाहे कोई भी केस हो, कोई भी डिजीज हो, अगर एक्यूट पेनफुल मोनो आर्थराइटिस हैं, अचानक कुछ ही घंटों में एक जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, पेन शुरू हो गई, ये एक्यूट पेनफुल मोनो आर्थराइटिस हैं, हमेशा अपना इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगा साइनावियल फ्लूइड एग्जामिनेशन। सही है। ये आप क्यों करते हो साइनावियल फ्लूइड एग्जामिनेशन? क्यों? क्योंकि बहुत खतरनाक चीज़ है जिसका नाम है सेप्टिक आर्थराइटिस। आप सेप्टिक आर्थराइटिस को रूल आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? साइनावियल फ्लूइड एग्जामिनेशन करोगे। तो एक्यूट पेनफुल मोनो आर्थराइटिस गाउट में होता है, एक्यूट पेनफुल मोनो आर्थराइटिस सूडो गाउट में होता है, एक्यूट पेनफुल मोनो आर्थराइटिस सेप्टिक आर्थराइटिस में होता है। इन सब में फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? साइनावियल फ्लूइड एग्जामिनेशन। अगर यूरिक एसिड की वजह से हुआ होगा यानी गॉटी आर्थराइटिस होगा तो आपको साइनावियल फ्लूइड में यूरिक एसिड के क्रिस्टल नजर आ जाएंगे। अगर सूडो गाउट की वजह से हुआ होगा यानी कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, तो आपको साइनावियल फ्लूइड में कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल नजर आ जाएंगे। अगर सेप्टिक आर्थराइटिस की वजह से होगा तो साइनावियल फ्लूइड के आप ग्राम स्टेन और कल्चर करोगे तो उसमें आपको बैक्टीरिया नजर आ जाएगा। तो साइनावियल फ्लूइड की एग्जामिनेशन सबसे पहले आपने करनी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको साइनावियल फ्लूइड में ब्लू रोम्बोइड शेप्ड क्रिस्टल नजर आएंगे। गाउट वाले क्या थे? नीडल शेप थे और नेगेटिव बिरफिरिंजेस थे। ये रोम्बोइड शेप्ड होंगे और पॉजिटिव। मैंने इसको इस तरह याद किया था कि सूडो गाउट की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? पी से, तो पॉजिटिव भी पी से शुरू होता है। तो यहाँ पे बिरफिरिंजेस पॉजिटिव होगी पोलराइज लाइट के नीचे, और जो गाउट था वहाँ पे बिरफिरिंजेस नेगेटिव थी और वो नीडल शेप क्रिस्टल थे। तो नेगेटिव नीडल यूरिक एसिड जो की वजह से जो गॉटी आर्थराइटिस होता है उसमें नेगेटिव बिरफिरिंजेस और नीडल शेप क्रिस्टल, यहाँ पे पॉजिटिव बिरफिरिंजेस और रोम्बोइड शेप क्रिस्टल। वो फर्स्ट एमटीपी जॉइंट को ज्यादातर इफेक्ट करता है, ये नी जॉइंट को ज्यादातर इफेक्ट करता है। पॉइजनस पे ट्रीटमेंट बेड रेस्ट, और जिस तरह वहाँ पे आप एक्यूट अटैक के लिए क्या करते थे?
इंसेट्स करते थे, और अगर इंसेट से फ़र्क नहीं चलता था तो आप इंजेक्शन या इंट्रा कोल्चिसिन भी देते थे, इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड भी देते थे ना। तो बिल्कुल ट्रीटमेंट दोनों की सेम है, इंसेट्स और इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड। इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड की एग्जांपल क्या है? ट्रायामसिनोलोन। इसके इंजेक्शन आते हैं, ये हम जॉइंट्स के अंदर लगाते हैं, सही ठीक है। तो ये आपके पास गाउट और सूडो गाउट जो कि क्या है, क्रिस्टल आर्थ्रोपैथीज है। क्रिस्टल दोनों में क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं, उनकी वो यूरिक एसिड और इनकी मैनेजमेंट।